नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल एबीसी स्टडी शो पर स्वागत है। साथियों, हम राजनीतिक सिद्धांत के टॉपिक के अंतर्गत हम दूसरे चैप्टर को देख रहे हैं जिसका नाम है राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। और इसमें साथियों हम 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 51वें प्रश्न के आगे तक। बाकी इसमें टोटल लगभग 130 उस प्रश्न हैं। तो आज हम जितना हो सकेगा आधे पौने घंटे में कर लेंगे। बाकी के सवाल हम जो है नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? दिया है कथन में विकल्प दिया है कि राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई है, या राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है। तीसरा विकल्प है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई। चौथा है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वह है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसका। देख लीजिए, व्याख्या में दिया हुआ कि मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं हुई है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। इसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति व्यक्तियों का अधिकार बना रहता है। इसलिए मार्क्स राज्य विहीन समाज की स्थापना की वकालत करता है। अब देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 52। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? तो इनमें से जो है वह सबसे अधिक जो मान्य है वह है साथियों ऐतिहासिक सिद्धांत। देख लीजिए, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अर्थात ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। यह अनेक तत्वों जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियों, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। यह कबीली चरण से राष्ट्रीय और वैश्वीकरण की तरफ अग्रसर है। बर्गेस के अनुसार मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है। राज्य की उत्पत्ति का ये जो ऐतिहासिक सिद्धांत है साथियों, इसके जो समर्थक हैं वह हैं गार्नर, वर्गेस, मैकाइवर, हेनरीमैन। ये सब जो है कि राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक या इसी को विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, समर्थक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? बल सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो साथियों ऐतिहासिक सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? तो यह है ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही। अब अगला सवाल साथ ही क्वेश्चन नंबर 55 कि राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है। तो इनमें से विकल्प दिया है दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, और देखते हैं क्या है विकासवादी सिद्धांत या मार्क्सवादी सिद्धांत। तो जो सबसे अच्छा माना गया साथियों वह है विकासवादी या ऐतिहासिक, इसे कहते हैं, यही है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो सर्वमान्य सिद्धांत भी साथियों विकासवादी सिद्धांत है। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत। तो सबसे सही विकासवादी सिद्धांत है, ऑप्शन डी। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है। तो दैवी सिद्धांत भी साथियों काल्पनिक है, शक्ति सिद्धांत भी, सामाजिक समझौता सिद्धांत भी काल्पनिक है। जो काल्पनिक नहीं है वो है ऐतिहासिक सिद्धांत। देखिए
राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत को काल्पनिक नहीं माना जाता है। इसमें राज्य को अन्य संस्थाओं की तरह ही सतत विकास का परिणाम माना जाता है। आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य चरण हैं कौन कौन से? स्वजन समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति एवं नागरिकता। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को न दैवीय संस्था मानता है, न ही बल प्रयोग द्वारा स्थापित तथा न ही लोगों के आपसी समझौते द्वारा स्थापित ही मानता है। यह राज्य को सतत विकास का परिणाम मानता है, जबकि दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत तथा सामाजिक समझौता सिद्धांत सभी का आधार एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित है। अब क्वेश्चन 59 है साथियों, काफ़ी अच्छा सवाल है कि राज्य की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हेनरी मैन द्वारा प्रतिपादित किया है? तो अभी हमने व्याख्या में आप लोगों को बताया था कि जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है उसके समर्थक हैं गार्नर, वर्गेस, मैकाइवर, हेनरी मैन। तो हेनरी मैन का इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ऐतिहासिक सिद्धांत। अब देखिए व्याख्या देख लीजिए। देखिए हेनरी मैन ने ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति एक क्रमिक और ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। उन्होंने कहा कि समाज ने परिवार से ग्राम, ग्राम से जनपद और फिर राज्य के रूप में क्रमिक विकास किया। यह सिद्धांत राज्य को एक प्राकृतिक और विकासशील संस्था मानता है, न कि किसी अनुबंध, युद्ध या दैवीय आदेश का परिणाम। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं साथियों। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। पूछ रहा है कि सामाजिक अनुबंध, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिए हैं हॉट लॉक रूसो, उनमें से लॉक ने किसका समर्थन किया है? दिए हुए बिंदु में से सीमित राजतंत्र की अवधारणा को, निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को, कुलीन तंत्र की अवधारणा को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो लॉक ने किया है साथियों वो सीमित राजतंत्र की अवधारणा को समर्थन किया है लॉक ने। देखिए जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंध का विवेचन किया है, जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंध का विवेचन किया है उसमें नागरिकों द्वारा राज्य को केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन करता है जिससे कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। शेष अधिकार जो वह प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करता था उसके पास ही रहते हैं। अतः लॉक निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन न करते हुए सीमित राजतंत्र का जो है कि समर्थन करता है। अच्छा सवाल था साथियों। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 पूछा गया है कि लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया राजनीतिक निरंकुशवाद को न्यायसंगत ठहराने के लिए, न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्यायसंगत ठहराने के लिए, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए, राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्यायसंगत ठहराने के लिए। तो साथियों आपको पता होगा कि जॉन लॉक जो है यह उदारवाद का जनक भी माना जाता है। तो इसलिए जो है कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए। ऑप्शन सी जो है सही होगा। देख लीजिए व्याख्या। लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दासता का पट्टा न होकर स्वतंत्रता का अधिकार पत्र है। उसने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी है। ट्रस्ट का तात्पर्य है समझौते के अंतर्गत किए गए अनुबंध को मानना। यदि राज्य ट्रस्ट का उल्लंघन करता है तो नागरिकों को विरोध का अधिकार है। इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया। अब क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया? दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने दैवी सिद्धांत का समर्थन किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सब की रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है?
राज्य का दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी? अच्छा सवाल है। लगेगा कि इसका विकल्प जो है वह ऑप्शन सी सही होगा, विकासवादी सिद्धांत, लेकिन इनमें पूछा है साथियों कि अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी, ये विकल्प दे करके सबसे उचित विकल्प दे दिया है ये। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करते हैं सभी सभी सीमित रूप में। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति एवं विकास की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत यथा रक्त संबंध, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत आए। रक्त संबंध संगठन का मूल आधार है। यह परिवार एवं राज्य के विकास का मूल कारक है। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत ने राज्य की सर्वोच्चता तथा जनता में आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य को मानवकृत संस्था बतलाकर इसका उद्देश्य मानव सुरक्षा तथा कल्याण बताया। राज्य के ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक रूप से विकास का परिणाम बताया। इस प्रकार सभी सिद्धांत अपने सीमित रूप में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 64 है साथियों कि क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताईं। निम्नांकित में से किस विशेषता की चर्चा उसने नहीं की थी? देख लेते हैं क्या क्या विकल्प दिया है। संप्रभुता, नागरिकता, बल प्रयोग के साधनों पर नियंत्रण या मूल अधिकार। तो क्रिस्टोफर पियर्सन ने जो आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई हैं उनमें से मूल अधिकार को उसने नहीं बताया है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वह साथियों सही हो जाएगा। देख लीजिए 8 विशेषताएं उन्होंने क्या बताया है। देखिए, पहली विशेषता उन्होंने बताया संप्रभुता होनी चाहिए राज्य में, दूसरा संवैधानिकता, तीसरा विधि का शासन एवं वैयक्तिक शक्ति का प्रयोग, चौथा है प्राधिकार एवं वैधता, और पांचवा है नागरिकता, और छठा सातवां देख लेते हैं, छठा सातवां और आठवां। तो इस तरह से नागरिकता, हाँ एक मिनट, देखिए क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई जिसमें उन्होंने मूल अधिकार की चर्चा नहीं की है। तो मूल अधिकार की चर्चा नहीं की है। पियर्सन द्वारा आधुनिक राज्य की बताई गई विशेषताएं निम्नवत है। तो यही जो है कि सब मिलाकर के ये जो है कि 8 हो जाएंगे। संप्रभुता, संवैधानिकता, विधि का शासन एवं अवैयक्तिक शक्ति का प्रयोग, तो 4 ये हो गए। प्राधिकार 5, और 6 वैधता, 7 नागरिकता, इन्होंने इतना ही दिया है। लेकिन इतना हमको आपको याद रखना है, क्रिस्टोफर पियर्सन ने तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई हैं, उनमें से मूल अधिकार नहीं है। 8 विशेषताएं बताई और मूल अधिकार उस विशेषताओं में से नहीं है, इतना हमको आपको याद रखना है। अब आते हैं साथी क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में, और ये जो रिपीट है ये उसी साल पूछा गया था साथियों, और वहाँ पर टीजीटी में भी 2013 में पूछा गया था। तो इसका भी जो सही विकल्प होगा वह है अपने सीमित रूप में उपर्युक्त सभी। देखिए, राज्य मानव सभ्यता के विकास का सर्वोच्च राजनीतिक संगठन है। इसकी उत्पत्ति को समझाने हेतु विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जिसमें दैवी सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत आदि प्रमुख रहे हैं। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति की सबसे सही व्याख्या अनेक सिद्धांत शामिल हैं। इस तरह से हमारा डी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक एक किताब, उसके लेखक कौन है? तो साथियों इसके लेखक हैं जो है वो है रूसो, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखिए, सामाजिक संविदा की रचना वर्ष 1762 में तत्कालीन फ्रांसीसी लेखक रूसो ने फ्रेंच भाषा में की थी। इस पुस्तक का एक दूसरा नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट भी है। इस पुस्तक में रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इस पुस्तक की शुरुआत मनुष्य जन्म से स्वतंत्र किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है शब्दों से हुई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों के लिए हुई क्रांति में लोगों को प्रेरणा का कार्य किया था। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, रूसो इस देश का रहने वाला था।
तो रूसो साथियों फ्रांस का निवासी था। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी? थॉमस हॉब्स ने, जॉन लॉक या रूसो, या इनमें से कोई नहीं। तीनों समझौतावादियों में से किसने अपने जो है कि मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में, अपने किस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को किसने जो है कि आदर्श और बर्बर बोला था? तो ये बोले थे रूसो। देखिए, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा रूसो ने दिया था। रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर जो है कि था, जिसको नोबल सेवेज कह सकते हैं इंग्लिश में। अब अगला सवाल है साथियों, देखिए यहाँ पे सामाजिक समझौता सिद्धांत पर कुछ लोगों ने टिप्पणी किया है, तो अभी इससे संबंधित सवाल बनेगा। तो हमें लगा कि इसको हमें आपको यहाँ पर जो है कि बता देना चाहिए। देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत पर जो टिप्पणी करने वाले हैं, सर हेनरी मैन ने इसको कहा है घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि। अगर आपसे ऐसे सवाल कभी पूछा, मान लीजिए विकल्प में बना के दे कि निम्नलिखित में से सामाजिक समझौता सिद्धांत को किसने घटिया दर्शन, घटिया विधि या घटिया इतिहास कहा है, और ये 4 विकल्प दे दे, सर हेनरी मैन, ब्लंटसली, ग्रीन या वूलजे, तो इनमें से सही हो जाएंगे सर हेनरी मैन। अब देखिए, ब्लंटसली ने क्या सामाजिक समझौता पर टिप्पणी की थी? इसको इन्होंने अत्यंत भयंकर कहा था, और ग्रीन ने कपोल कल्पना कहा था, और वूलजे ने सरासर झूठा। तो ये आप जो है कि आप लोग इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि सामान्य इच्छा कुछ खास इच्छाओं का योग है। किसी खास राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की विचार युक्त इच्छाओं का योग है। उत्कृष्ट सार्वभौम इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। और ऑप्शन डी है कि वह शास्त्रीय अभिजात्य वर्ग की इच्छा है। तो रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यहाँ पर है साथियों, उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, रूसो की सामान्य इच्छा का लक्ष्य है, देखिए, रूसो की सामान्य इच्छा का लक्ष्य है समुदाय का कल्याण। यह एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है या अनेक व्यक्तियों की इच्छा का योग। अतः उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो। अब क्वेश्चन नंबर 70 है साथियों, देखते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे मैच कराने को दिया है। एक तरफ विचारकों के नाम दिया है, दूसरी तरफ दिया है कि उनसे संबंधित कुछ उनके कोटेशन। देखिए, थ्रेसिमेकस, बोंदा, टी.एच. ग्रीन और माओ से तुम। यहाँ पे बोला है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। तो न्याय शक्तिशाली का हित, ये बात बोले थे साथियों थ्रेसिमेकस। और अधिकतम शक्ति से डकैतों का समूह निर्मित हो सकता है, न कि राज्य, और ये बात बोले हैं बोदा। बोदा का ये कथन है। इस तरह से बी का जो है कि सेकंड हो जाएगा। और इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, मतलब शक्ति को नहीं बल्कि इच्छा को राज्य का आधार मानते हैं, टी.एच. ग्रीन। और माओ से तुम कहता है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। तो इस तरह से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो हमारा ऑप्शन ए ही जो है साथियों वो सही हो जाएगा। देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है। पूछा है कि रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब इस बार पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। यह राज्य में कानून का स्रोत है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। तो इसमें से जो रूसो की सामान्य इच्छा का के बारे में सही नहीं है वो है कि यह सबकी इच्छा होती है, यह सही नहीं है, और बाकी जो है कि तीनों विकल्प सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, सामान्य इच्छा को रूसो वे सभी विशेषताएं प्रदान करता है जो हॉब्स के सिद्धांत के अंतर्गत प्रभुसत्ताधारी को दी गई हैं।
परंतु सामान्य इच्छा से तात्पर्य जनता के ऐसे संकल्प से भी है जिसका उद्देश्य समाज के सामान्य हित की सिद्धि करना है। दूसरे शब्दों में सरकार सामान्य इच्छा द्वारा नियुक्त जनहित का साधन है। यहाँ यह स्पष्ट करना भी अनिवार्य है कि रूसो की सामान्य इच्छा एक नैतिक संकल्पना है, इसलिए यह आवश्यक नहीं कि यह बहुमत की अथवा संपूर्ण समाज की इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 72 है, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा के अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? हाँ, सत्य, कर्तव्य, शक्ति, कानून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथी कानून। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, रूसो के लिए कानून सामान्य इच्छा को अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 73 कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत साथियों रूसो ने प्रतिपादित किया है। देखिए, सामान्य इच्छा के सिद्धांत रूसो ने प्रतिपादित किया है। रूसो सामान्य इच्छा की तात्कालिक इच्छा और तात्विक इच्छा में अंतर करता है। तात्कालिक इच्छा को वह मानव के स्वार्थ से युक्त इच्छा मानता है, जबकि तात्विक इच्छा को वह मानव के परमार्थ की इच्छा मानता है। वह कहता है कि तात्कालिक इच्छा और तात्विक इच्छा में मानव भेद करने में असमर्थ होता है, इसलिए वह अपने आप को सामान्य इच्छा के निर्देशन में छोड़ देता है। सामान्य इच्छा पूरे समुदाय की तात्विक इच्छा को व्यक्त करती है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की तात्कालिक इच्छा में तो भिन्नता पाई जाती है, परंतु तात्विक इच्छा के स्तर पर उन सबकी इच्छा एकाकार हो जाती है और वही इच्छा सामान्य इच्छा के रूप में व्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 74 है साथियों कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। तो यह कथन है अरस्तु का। ऑप्शन ए हमारा देखिए सही हो जाएगा। देखिए, अरस्तु की प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य का वर्णन किया गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। उनके अनुसार राज्य के विकास का क्रम जो है क्या है? परिवार है, परिवार के बाद गांव, गांव के बाद राज्य है और मनुष्य सजीवन की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर राज्य के अंतर्गत रहते हैं। उनका श्रम विभाजन उन्हें परस्पर आश्रित बना देता है और वे परस्पर सहयोग से समाज को चलाते हैं। यदि उनमें कोई मतभेद या संघर्ष पैदा होता है तो इसकी रोकथाम या निवारण करना राज्य का कृत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 75 पे साथियों, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के अस्तित्व में बना रहता है? तो यह भी कथन जो है कि अरस्तु का ही है। किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सदजीवन के लिए बना हुआ है? तो यह भी कथन अरस्तु का ही है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का आशय है। देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि यह वाक्य जो है कि रूसो का है। इसका मतलब पूछ दिया है कि इस वाक्य का मतलब क्या है। पीजीटी परीक्षा का सवाल है 2013 का। व्याख्या में विकल्प में दिया है कि इनमें से कुछ श्रृंखलाओं को सामान्य इच्छा से वैध बनाया जाए, या इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए, या इन श्रृंखलाओं से कैदियों को मुक्त किया जाए, या सभी कारागार तोड़ दिए जाएं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा कि इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। देखिए व्याख्या, रूसो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रारंभ इन शब्दों से करते हुए लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का तात्पर्य है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो स्वतंत्र था, परंतु कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया। अतः यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता को वापस लाना है तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौट चलना चाहिए, अर्थात इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 78 है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो यह कथन है साथियों रूसो का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। अब 79 सवाल पूछा है कि किसने कहा कि आदमी जन्म के बाद आज़ाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है? तो यह भी रूसो का ही कथन है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ा रहता है? तो यह भी रूसो का ही कथन है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है? तो यह भी रूसो का ही कथन है साथियों। और क्वेश्चन नंबर 82 है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? तो यह अपनी आत्मकथा में लिखा थॉमस हॉब्स। देख लीजिए, थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। क्वेश्चन नंबर 83 है साथियों, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था? रूसो, हॉब्स, लॉक या बेंथम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों रूसो। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, फ्रांसीसी विचारक रूसो ने अपने पहले निबंध डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि 1755 में पब्लिश हुआ, में प्राकृतिक दशा का अत्यंत मोहक चित्रण किया है। तो इनका पहला निबंध भी याद रखिएगा, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, और यह 1755 में जो है कि पब्लिश हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि मनुष्य सर्वथा सरल, समानतापूर्ण और सुखमय जीवन बिताता था। रूसो के अनुसार सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। राज्य की उत्पत्ति संपत्ति की रक्षा के लिए होती है जो विषमता को बढ़ावा देती है। इसी संदर्भ में रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं से संचालित था। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बना है साथी, किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? ग्रीन, बोसाके, कांट या हीगल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों कांट। हाँ, तो इसकी व्याख्या देख लीजिए साथियों। कांट रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हों। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। इस प्रकार कांट ने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की? देखे साथियों, जो हमने आपको बताया था वो सवाल बन के आ गया। तो इसके सही जवाब हो जाएंगे सर हेनरी मैन। देख लीजिए, सर हेनरी मैन राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत के आलोचक थे और इन्होंने आलोचना करते हुए कहा था कि यह सिद्धांत घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में है। और ब्लंट सली ने जो है कि सामाजिक समझौते सिद्धांत को अत्यंत भयंकर बताया था। ग्रीन ने कपोल कल्पना कहा था और वुलजे ने इसे सरासर झूठ बताया था। जे.एस. मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग किया? जे.एस. मिल ऐतिहासिक और ज्यामिति, भौतिक और ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक, भौतिक और ज्यामितीय। तो इसका सही जवाब है साथियों भौतिक और ऐतिहासिक। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, प्रश्नगत विकल्पों में से जे.एस. मिल ने अपने अध्ययन में भौतिक एवं ऐतिहासिक पद्धतियों का प्रयोग किया। ध्यातव्य है कि जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद का अंतिम समर्थक और व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारक में से था। उसने उपयोगितावादी दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। उसके विचारों में उपयोगितावाद, व्यक्तिवाद एवं उदारवाद का सामंजस्य देखने को मिलता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87।
निम्नलिखित में से किसे सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है? विकल्प है नॉजिक रॉल्स या ऑक्सफोर्ड या हन्ना आरेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों रॉल्स। देखिए ऑप्शन बी सही है। देखिए जॉन रॉल्स को सामाजिक समझौते के सिद्धांत को नए रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। रॉल्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अपने चिंतन के साथ मिलाकर आगे विकसित करने का कार्य किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। विकल्प बनाया रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। बी है युद्ध प्रथाएं, राजतंत्र, प्राकृतिक विधि के समावेश। सी है राजतंत्र, बल, पारस्परिक समझौते, राजनीतिक नेतृत्व। डी है रक्त संबंध, संविदात्मक समझौते, धर्म, अराजकता। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो हो जाएगा रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। अच्छा सवाल है, तो इसको हमको आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इस तरह से हमारा सही हो जाएगा। देखिए राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा ही की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्य के स्वरूप को प्राप्त किया है। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, युद्ध, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक चेतना। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लेते हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक समझौते के समर्थक हैं मैकाइवर। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक समझौते के समर्थक कौन है साथियों? मैकाइवर हैं। और राज्य के दैवी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? जेलिनेक, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, जेम्स प्रथम और सेंट एम्ब्रोज। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक हॉब्स, लॉक, रूसो हैं। और गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें रक्त संबंध व धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है। अब क्वेश्चन नंबर 89 है साथियों। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत में, विकासवादी सिद्धांत में, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है साथियों कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है, तो विकासवादी सिद्धांत में। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। अब देखते हैं 89 के बाद 90, क्वेश्चन नंबर 90। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 90 बना कि राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं। अभी हमने देखा था कि हमारे राज्य के विकास में या राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत में जो तत्व पाए जाते थे रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। तो यहाँ पे रक्त संबंध है, मनुष्य की सहज जो है कि स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति भी है और आर्थिक गतिविधियां में, ये सब जो है कि राज्य की विकास में सहायक रहे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 91 साथियों रिपीटेड सवाल है। यहाँ पे पूछा है कि राज्य के विकास में मुख्य भूमिका के द्वारा निभाई जाती है। तो रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। तो रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना वही। तो इस तरह से जो है हमारा रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी साथियों जो है वह सही हो जाएगा। देखिए इसमें काफ़ी क्लोज का बना दिया है, तो इसलिए हमको बार बार देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 92 है साथियों। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का प्रतिपादक हमने आपको बताया था अभी समर्थक में कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के जो समर्थक थे वो थे मैकाइवर। ऐतिहासिक समझौते के समर्थक थे और दैवी सिद्धांत के समर्थक जो थे वो थे जेलिनेक, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां, जेम्स प्रथम, सेंट एम्ब्रोज। तो इस तरह से इसमें देखते हैं जेम्स प्रथम दिया तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में किया गया। ये भी किताब याद रखिएगा, लॉ ऑफ मोनार्की जेम्स प्रथम की किताब है। इस किताब से माध्यम से उन्होंने जो है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया था।
और जेम्स प्रथम के अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाता है। और दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है, इसलिए विविध धर्म ग्रंथों में भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, महाभारत, मनुस्मृति सभी में इसका उल्लेख है। सेंट ऑगस्टाइन और पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जेलिनेक ने क्या बोला है। जेलिनेक ने कहा है कि दैवी अधिकार सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय संस्था न होकर दैवी है। और मध्य युग के आरंभ में यह धारणा थी कि सम्राट तथा चर्च के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके समर्थक सेंट ऑगस्टाइन तथा संत एम्ब्रोज थे, किंतु बाद में 9वीं से 14वीं शताब्दी तक राज्य व चर्च के मध्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हुआ। रॉबर्ट फिल्मर कहते हैं कि राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है। और लुई 14वां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वां का भी कथन साथियों कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। अब देखते हैं 93 क्वेश्चन बना है 93वां कि राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है। यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थक है? तो यह साथियों दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थक है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल बना 94 कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? तो इसमें भी साथियों दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हो जाएगा। मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक है? तो मनु भी राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक है। देखिए मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति, 7वां अध्याय भी याद रखिएगा, क्योंकि मनु जो है कि भारतीय राजनीतिक चिंतकों के रूप में हमारे सिलेबस में है। और मनु के अनुसार जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था, सभी लोग दुखी अवस्था में थे, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पालन करने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रक्षा के लिए राजा की व्यवस्था की। अब क्वेश्चन नंबर 96 का साथियों कि मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है, तो दैवी सिद्धांत पर। तो मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है, तो दैवी सिद्धांत पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 97 है कौटिल्य के राज्य के दैवी सिद्धांत में कितने देवता हैं? अच्छा सवाल बनाया साथियों, बनाया है 4, 3, 8 या 6। पूछा है कि कौटिल्य के राज्य के दैवी सिद्धांत में कितने देवता हैं? तो सामान्यतः कौटिल्य, इसमें क्या है साथियों कि कौटिल्य को राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। जिस प्रकार मनु ने राजा को 8 देवताओं के अंशों से निर्मित माना है, उसी प्रकार कौटिल्य ने राज्य या राजा के निर्माण में दैवी भूमिका को नहीं माना है। तो इस तरह से इसमें से कोई भी विकल्प हमारा सही नहीं होगा। देखिए व्याख्या में यही चीज दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? तो मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास जो है साथियों वह 8 देवताओं की शक्ति होती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मनु के अनुसार राजा की रचना 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों को लेकर की गई है। राजा में सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि की शक्तियों और तत्वों का समावेश होता है। राजधर्म सिद्धांत मनु द्वारा दिया गया था। इसमें राजा को राज्य के प्रति दैवीय स्वरूप प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों राजधर्म का सिद्धांत जो दिया गया था वह मनु के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 और आज के सेशन का आखिरी सवाल भी देखते हैं। किसने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? जेरेमी बेंथम,
J.S. मिल, हीगल या अरस्तु। तो इसका सही जवाब है साथियों जेरमी बेंथम। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, जेरमी बेंथम ने राज्य व सरकार का लक्ष्य अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख प्रदान करना, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना बताया है। बेंथम ने कहा कि राज्य मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य राज्य के लिए, और उसके अनुसार वही राज्य उत्तम हो सकता है जो अपने प्रजाजनों का अधिकतम हित चाहता हो। इसी संदर्भ में बेंथम ने कहा कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज के सुख में वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं। बाकी के और भी जो चीज़ें हैं, और भी चैप्टर और भी जो सवाल हैं, वो हम इसी तरह से वीडियो बना करके आप सबके सामने लाते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारा जो है कि चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।